आप लोगों बहुत सारे वक्ताओं ने ये कहा कि हिंदी पढ़ के कैसे रोजगार मिलेगा, तो इसके जीती जाती जो तस्वीर है वो दो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर नूतन पांडे, जो न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी हिंदी की पताका को बनाते रहे, राजनयिक रहे हैं, द्वितीय सचिव रहे हैं, मैडम मॉरिशस में रही हैं, और दीपक जी तो हाँ, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी में रोजगार नहीं है। इसीलिए शायद विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके सम्मुख ये यहाँ बैठे हुए हैं कि अपनी भाषा की वजह से बैठे। तो मैं इससे पूर्व की दो हमारे निर्णायक बातचीत करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर नूतन पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने वक्तव्य से हमारे छात्रों को लाभान्वित करें। जोरदार तालियां डॉक्टर नूतन पांडे। बहुत धन्यवाद सुधाकर पाठक जी। आप सभी विद्यार्थियों को आज इतनी मात्रा में उपस्थित देखकर और मातृभाषा के संबंध में जो वक्तव्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, यह देखकर मन आह्लादित हो रहा है मेरा। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, आपके वक्तव्य बहुत प्रभावशाली रहे, आपकी विषय वस्तु में स्पष्टता थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने उत्साह दिखाया प्रतियोगिता में भाग लेने का, वो बहुत ही सराहनीय है। आप में से मुझे लगता है 20 या 22 लोग थे, लेकिन जरूरी नहीं है, ये तो निश्चित ही है कि प्रथम द्वितीय तृतीय ही आते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप सभी विजेता हैं, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत परिश्रम किया, आपने मेहनत की, और तीन ही प्रतिभागी पुरस्कार लेके जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब कुछ ना कुछ आज यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में आपके ज्ञान का जो विस्तार हुआ है वह आपको जीवन के हर एक मोड़ पे महसूस होगा कि आपने आज इस मंच से, इस सभागार से क्या सीखा। तो आप निराश ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही अंतर होता है कोशिश में और कामयाबी में। आपने कोशिश की और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी आपकी सफलता है। आपने हिम्मत की आने की इस मंच पर, जैसा सर ने भी बोला था कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे युवा लोग इस मंच से बोलने का साहस करते हैं, तो निश्चित ही ये आपके आत्मबल को दिखाता है, आपको दिखाता है कि आपको अपनी मातृभाषा के प्रति, आपको अपने जीवन में कुछ करने की जो आपका जज्बा है वो दिखाता है। तो इसके लिए आप सभी प्रशंसनीय हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो मातृभाषा के विषय में आज जो सेमिनार, जो वक्तव्य रखा गया, आपने सुबह से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब आपको लग रहा होगा ज़्यादा पक गए हैं हम लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा तो मैं भी बोलूँगी कुछ, हाँ, थोड़ा सा कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक हमारा निर्णय तैयार होते हैं, मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। बस इसे ये समझिएगा कि मैं एक आपसे कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, कुछ एक सामान्य सी बातें हम अपनी मातृभाषा के विषय में कर रहे हैं। आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा। यूनेस्को आजकल सर्वे कर रहा है, उसका पिछले साल का जो सर्वे आया था उसमें उसने बताया कि हमारे पूरे विश्व में 17,500 भाषाएं, मातृभाषाएं बोली जाती हैं, और उसमें से भारत का नंबर कौन सा था आप जानते हैं? उसमें भारत का नंबर था 4था। सबसे पहले बोली जाने वाली जो देश है वो छोटा सा राज्य है न्यू पापुआ गिनी, आपने नाम सुना होगा। दूसरा देश है इंडोनेशिया, तीसरा है नाइजीरिया, और चौथा है हमारा भारत देश। और जो भारत में जो भारत की भाषिक विशेषताएं हैं, भारत की भाषिक विविधताएं हैं, वो उसको एक खूबसूरत देश बनाती है, और एक पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए जो हमारी भाषाई विविधता, हमारी संस्कृति की जो वैविध्य है, वो उसको आगे तक ले जाता है। अब यूनेस्को ने चिंता की कि हर 2 हफ्ते में एक मातृभाषा खत्म हो रही है। तो ये चिंता जो उसने की, उस चिंता का क्या कारण था, चिंता क्यों हुई, और भाषाएं कैसे मर रही हैं, आपने कभी से विचार किया हो? तो एक संदर्भ में बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे भारत के ही पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें एक बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। खासी है, गारो है, बहुत सारी छोटी छोटी बोलियां जिसको बोलने वाले छोटे छोटे गांव होते हैं, और जिसमें
ज्यादा से ज्यादा लोग 3 से 4-5 हजार लोग उसको बोलने वालों की संख्या होती है। मैं एक पूरी प्रक्रिया बता रही हूँ कि भाषिक जो भाषाएं हैं, जो हमारी मातृभाषाएं हैं, वो कैसे लुप्त हो रही है, कैसे खत्म हो रही है। वो प्रक्रिया आप सोचिएगा, सब विचार कीजिए। तो वहां का एक कोई व्यक्ति, वहां का कोई युवा अपनी मातृभाषा जानता है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी मातृभाषा से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि उसको उसमें पाठ्यक्रम नहीं है उसकी भाषा में, उसके जो उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, उसको हिंदी सीखनी पड़ती है, उसको और अन्य भाषाएं अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सीखनी पड़ती है। अब स्थिति क्या होती है, भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है, भाषाएं तो जितना आप सीखेंगे उसकी व्यक्तित्व का विस्तार होगा। लेकिन समस्या क्या आती है, जब वो बाहर जाके उस भाषा को सीखता है और भाषाओं का उस उपयोग करता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि वो अपने समुदाय में वापस आकर अपने समुदाय की भाषा को नहीं बोलता है, तो खतरा वहां पर हमारी भाषा को होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है अपना, उसके बावजूद वो अपने समुदाय की भाषा को प्रयोग नहीं कर रहा है। वो दो कारण से, एक तो वो दूसरी भाषाएं सीख लेता है, दूसरा कारण होता है कि उसे अपनी भाषा को बोलने में सबके सामने अपनी मातृभाषा को हीनता का अनुभव होता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे मातृभाषा उस पीढ़ी का जो व्यक्ति बाहर निकला, अपने गांव से नगर में आया, गांव से नगर से महानगर में आया, तो अपनी भाषाओं को सीखना उसने कम कर दिया। और ये जो धीरे धीरे कम होती जा रही भाषाओं का प्रयोग है, वो उस भाषा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो ये तो बात रही छोटे समुदाय की। अब बड़ी भाषाएं हम हिंदी ले, हम गुजराती ले, बंगला ले, तमिल ले, तेलुगु ले, जिनका बहुत बड़ा समुदाय है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हम अपनी हिंदी बोलते हैं, मान लीजिए आप सोचिए, आप दिन में कितने सारे शब्दों को, कितने सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। लगभग एक व्यक्ति, जो अनुमान है हमारा, 50 से 60 शब्दों को दूसरी भाषा का, यानी दूसरी भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का, अपनी भाषा से इतर भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो शब्दावली नहीं है उस भाषा में, उस भाषा में उस शब्दावली के होने के बावजूद वो दूसरी भाषा का प्रयोग करता है। और यहीं पर हमारी भाषा पर संकट आता है। शब्दावली होने के बावजूद हम दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसकी भाषा को, उन भाषाओं से शब्दों को अपने, चाहे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, चाहे अपने सम्मान के लिए, उस भाषा को, अपनी शब्दावली को प्रयोग में देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी शब्दावली को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। सुबह किसी ने बोला कि हम खाने पीने की शब्दावली कम हो रही है। आज आप ही सोचिए, आपके कितने लोग पहाड़े याद रखते हैं, कितने लोग गणित की शब्दावली को याद रखते हैं, कितने 1 2 3 4, किसी ने बोला था कि 11 के बाद कुछ नहीं बोल पाते, सही बात है। कितने अपने परिवार, अपनी जो हमारे पारिभाषिक शब्दावलियां है, जो हमारी वेशभूषा है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उन सबके शब्दों को ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रामीण संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। जो ग्रामीण संस्कृति में जो खाटीपन होता है, वो हमारी भाषा से लुप्त होता जाता है, और यही चिंता का विषय है। सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, आपको मालूम ही होगा, शिक्षा नीति पर मातृभाषा पे जोड़ दिया गया है, प्रशासन में जोड़ दिया गया है। आपको मालूम होगा कि न्यायालय की भाषा में कहा गया है कि अपनी भाषा में, जनता की भाषा में जनता का न्याय दिलाया गया है, किसी और भाषा में नहीं, अपनी भाषा में अपना निर्णय सुनेंगे। दूसरे जो राजभाषा है, उसमें भी 6 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की गई है। तो ये जो प्रशासनिक और शिक्षा के स्तर पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सबसे बढ़कर भी दायित्व क्या है, हम सबका अपना दायित्व है कि हम अपनी भाषाओं को जीवित रखें, अपनी भाषाओं का गर्व करें, अपनी भाषाओं को बोलें, अपनी भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग करें, और तभी हम अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी छोटे छोटे प्रयत्न किए जाएंगे हमारी ओर से, तो निश्चित ही जो भाषा है, जिसकी चिंता हम आज करते हैं कि मातृभाषाओं पर संकट विद्यमान है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और एक स्थिति ये आएगी कि सभी भाषाएं फलेंगी फूलेंगी। क्योंकि मातृभाषा केवल भाषा ही नहीं होती, वो संस्कृति भी होती है, हमारे विचार भी होते हैं, हमारी सोच भी होती है। तो निश्चित ही हम इस मनोवृत्ति को, इस मानसिकता को आगे लेकर चलेंगे कि हमें अपनी भाषाओं को जीवित रखना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी भाषाओं में, अपनी मातृभाषाओं में यथासंभव प्रयोग करें, व्यवहार करें, और उसको जीवित करने में अपना योगदान दें।
आप सभी ने बहुत अच्छा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और किरोड़ीमठ कॉलेज के व्यवस्थापकों को भी मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सुंदर विषय पर उन्होंने अपना आयोजन किया और मुझे अपनी बात रखने का आप सबके समक्ष अवसर दिया। आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत